Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 33. Today's worksheet is also quite easy one and quite interesting one. In this worksheet we are going to continue a story of rise of nationalism in Europe. हमारी कहानी चल रही है कि यूरोप में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म का विकास कैसे हुआ. In this worksheet we are going to discuss about the conservative ideology, role of Vienna Congress and the role of Metternich as well as the role of Joseph Mazzini in the politics of Europe. Let's begin. As it is visible on your screen, this is worksheet number 33. Our subject SST Social Science, history is going on. Our first chapter, rise of nationalism in Europe, is going on. Date 19th of September 2020. Nationalism in Europe. As we have already discussed that what is nationalism. Nationalism means the love towards nation, the feeling of oneness और the loyalty towards nation. यानी कि जो देश के प्रति हमारा लगाव है, प्यार है, प्रेम है, जुड़ाव है, भाईचारे की भावना है, एक होने की भावना है, एवरीथिंग इज नेशनलिज्म. सो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि नेशनलिज्म कैसे डेवलप होता है यूरोप में. सो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद द कंजर्वेटिज्म. Conservatism in Europe after 1815. 1815 is known as a very important year in the politics of the Europe. काफ़ी important year था ये. Because in 1815 Napoleon was defeated in the war or in the battle of Waterloo. Waterloo के युद्ध में हार जाता नेपोलियन. And Napoleon was defeated in 1815 and for this European governments were driven by spirit of conservatism. एंड आफ्टर द डिफीट ऑफ द नेपोलियन बड़ा चेंज आता है यूरोप में. जो कंजर्वेटिव्स थे दे बिकम अगेन पावरफुल. कंजर्वेटिव कौन थे? एज वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे अबाउट द लिबरल्स. लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स वर इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. दे वांटेड चेंज इन द सोसाइटी एंड दे वर इन द फेवर ऑफ नेशन स्टेट. यानी कि वो डेमोक्रेसी के फेवर में थे, चेंज चाहते थे. कंजर्वेटिव अपोजिट थे. कंजर्वेटिव्स को हम कह सकते हैं लकीर के फ़कीर, हु डिडंट वांट चेंज इन द सोसाइटी, who were in the support of monarchy system, जो monarchy system के फेवर में थे. So after the defeat of Napoleon in 1815 in Europe again the conservatives become quite powerful, काफ़ी powerful हो जाते हैं. As a political philosophy, conservatism stressed on the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change. सो कंजर्वेटिज्म की अगर हम बात करें तो दीज पीपल आर नॉट इन द फेवर ऑफ क्विक चेंज इन द सोसाइटी. दे आर इन द फेवर ऑफ मोनार्की सिस्टम एंड दे बिलीव इन द ट्रेडिशंस. जो पुरानी मान्यताएं हैं उसी को पकड़े रहना चाहते हैं ये कंजर्वेटिव लोग. सो एट दैट टाइम दे वर फियर्ड फ्रॉम द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ नेशन स्टेट. उससे काफ़ी डरे हुए थे ये लोग. इन दिस बैकग्राउंड तभी उसी वक्त 1815 में एक बड़ी और घटना होती है. दैट वाज द वीना कांग्रेस. अ समिट कॉल्ड द कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट वीना. अब वीना में कांग्रेस क्यों होती है? वीना कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब एक मीटिंग होती है. ओके, तो वीना में होती है इसलिए उसको वीना कांग्रेस बोला जाता है. क्यों होती है? बंदरबांट के लिए. बिकॉज आफ्टर द डिफीट ऑफ द नेपोलियन दे मेट देयर टू डिस्कस रीथिंक ऑन द मैप ऑफ यूरोप कि यूरोप के मैप का क्या किया जाए. क्योंकि सिर्फ फ्रांस ही नहीं, काफ़ी बड़ा एरिया था जो नेपोलियन के अंडर में आता था. सो एट वीना द लीडर्स ऑफ रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन एंड पर्शिया मेट एट वीना टू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ यूरोप. यूरोप के फ्यूचर को डिस्कस करने के लिए इकट्ठे होते हैं. ये चार क्यों इकट्ठे होते हैं? क्योंकि इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था. ओके, सो द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक. At that time, the most powerful state of the Europe was Austria, and Duke Metternich was the most powerful leader at that time. So, under the leadership of Austrian Chancellor, Chancellor क्या होता है? जैसे like that we have PM Prime Minister हमारे होता है, वैसे Chancellor होते हैं. जर्मनी में अभी भी Chancellor ही बोला जाता है. So, Austrian Chancellor Duke Metternich led that meeting or the Vienna Congress. एंड द ट्रीटी ऑफ वीना वॉज साइंड इन द कांग्रेस. और उसमें एक संधि, एक ट्रीटी साइन होती है जिसको हम वीना ट्रीटी बोलते हैं.
अब वीना ट्रीटी में ऐसा क्या हुआ कि जिसने पूरे यूरोप को बदला, तो उसमें काफ़ी कुछ हुआ। दीज आर द फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वीना ऑफ 1815। सो वीना ट्रीटी 1815 के फीचर्स थे। पहला था द बोर्बन डायनेस्टी वॉज रीस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। बोर्बन डायनेस्टी, जैसे अपने यहाँ पे मुग़ल थे या उनसे पहले जो अलग वंश थे, ऐसे वहाँ पे बोर्बन डायनेस्टी थी। कब? बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लुई 16 के बारे में आपने पढ़ा है, वो बोर्बन डायनेस्टी से थे। सो बोर्बन डायनेस्टी वॉज रीस्टोर्ड इन पावर आफ्टर द 1815 वीना ट्रीटी के बाद उसको रिस्टोर कर दिया, उनको दोबारा पावर दे दी गई। इट मीन्स दैट दे रिस्टोर द कंजर्वेटिज्म इन फ्रांस। फ्रांस में दोबारा से कंजर्वेटिज्म है वो रिस्टोर किया। द मेन इंटेंशन वॉज टू क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। दे ट्राई टू री इंस्टॉल कंजर्वेटिज्म इन द यूरोप। उन्होंने कोशिश की इस वीना कांग्रेस में कि दोबारा से कंजर्वेटिज्म है, रूढ़िवादिता, वो दोबारा जम जाए यूरोप में। थर्ड था फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड annexed under the Napoleon. All the territories from the France which were annexed by the Napoleon were seized by these countries. उन्होंने छीन लिए उनसे, बंदर बांट कर लिया आपस में। It means that France now become even a weaker state. अब कमज़ोर हो गया। इसके अलावा a series of states were set up on the boundaries of the France to prevent expansion in future. इसके अलावा जैसे कि हमने पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा होगा, हम पढ़ने वाले हैं कि जो मैटनिक है वो कहा करता था व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस सीखता है पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। सो दे हैड ए फियर फ्रॉम द फ्रांस। सो टू अवॉइड फ्यूचर टेंशन दे सेट अप न्यू स्टेट्स ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द फ्रांस। फ्रांस के चारों तरफ कुछ स्टेट बना दिए गए ताकि फ्यूचर में फ्रांस है वो दोबारा से समस्या खड़ी ना कर पाए। तो वीना ट्रीटी की ये फीचर्स थे। पहला था द बोर्बन डायनेस्टी was restored to power in France. Second, they tried to reinstall conservative system in Europe. Third, they seized all the territories from France to weaken France. And third, new states were formed on the boundaries of France. नए स्टेट हैं वो क्रिएट किए जाते हैं चारों तरफ फ्रांस के। क्यों? क्या कि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम खड़ी ना करे। तो ये सब कुछ हुआ था वीना ट्रीटी में। अब ये दो टॉपिक हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करने वाले, लेट्स डू डिस्कस अबाउट द ड्यूक मैटरनिक एंड जोसेफी मैज़नी। ये कौन थे? दीज टू पीपल प्लेड की रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ यूरोप बिटवीन 1800 टू 1850। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वन वॉज इन द सपोर्ट ऑफ नेशन स्टेट एंड अदर वन वॉज अगेंस्ट द नेशन स्टेट। लेट्स बिगिन विद ड्यूक मैटरनिक। ही वॉज द ऑस्ट्रियन चांसलर एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। He was born on 15th May 1773. He was born on 15th May 1773 and he had once remarked, जो काफ़ी फेमस कोट है, अभी हमने डिस्कस किया, when France sneezes the rest of the Europe catches cold. कि जब फ्रांस छींकता है पूरी यूरोप को जुकाम हो जाता है। It shows the importance of France, the power of the France in European politics at that time. He took a prominent part in the Congress of Vienna. He played a key role in the Vienna Congress and dominated the European politics also between 1814 to 1848. सबसे पावरफुल लीडर रहे थे 1814 to 1848 के बीच में. So he dominated the politics of Europe too at that time, and later he also played key role in the reconstructions of Europe after the Napoleon wars, or we can say that he played key role इन द री इंस्टॉलेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इन यूरोप. यानी कंजर्वेटिज्म सिस्टम जो दोबारा आया था उसमें सबसे बड़ा जो हाथ था वो इन्हीं मैटरनिक का था. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द मेजनी. अब थोड़ा सा मेजनी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. मेजनी से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस लगभग कन्फर्म होता है. जोसेफी मेजनी, हिंदी में इसको मैथ्सनी बोला जाता है. He was born in Geneva in 1807. Geneva is in Switzerland, and he became a member of secret society of Carbonnerie. और उसने कार्बनरी एक सीक्रेट सोसाइटी वो ज्वाइन कर लेता, बिकॉज एट दैट टाइम द सोसाइटीज़ और यूनियन वर नॉट अलाउड इन द मोनार्की सिस्टम, बिकॉज दीज पीपल वर इन द फेवर ऑफ नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेसी, एंड दैट वाज क्वाइट अपोजिट टू मोनार्की, जो मोनार्की के खिलाफ था बिल्कुल. सो ही ज्वाइंड secret society of the Carbonnerie.
एज ए यंग मैन ऑफ 24 यानी 24 की एज में ही वॉज सेंट टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग ए रेवोल्यूशन लिगुरिया में एक रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं इटली में, और वहाँ पर ये पकड़े जाते हैं और इनको देश निकाला, दैट इज़ नॉन एज एग्जाइल कर दिया जाता है। लेटर ही फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ और सीक्रेट सोसाइटीज़। उसके बाद 2 और सीक्रेट सोसाइटी वो बनाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। फर्स्ट वॉज यंग इटली इन मार्सिलीज एंड सेकेंड यंग यूरोप इन बर्न इज इन स्विट्जरलैंड। मेजनीज relentless opposition to monarchy, he was against the monarchy system and his vision of democratic republics frightened the conservatives. Conservatives were afraid from Maecenas due to his ideology. उसके आइडियोलॉजी के कारण डरते थे, बिकॉज ही वॉज इन द सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड ही वॉज अगेंस्ट द मोनार्की सिस्टम के वो खिलाफ था। तो इसलिए चिढ़ थी मेजनी से, किन को? कंजर्वेटिव्स को। एंड दैट्स वाई मैटरनिक कौन था? हु वॉज ऑल्सो कंजर्वेटिव, कॉल्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। उन्होंने सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर किया था मेजनी को उस वक्त। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद करता हूँ हमारा कंटेंट आपको अच्छे समझ में आया होगा। 4 इजी क्वेश्चंस आर गिवन, 4 आसान से क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ वीना कांग्रेस और वीना ट्रीटी। वीना ट्रीटी के मेन फीचर्स हमें डिस्कस करने। द मेन फीचर्स ऑफ वीना ट्रीटी आर, फर्स्ट द बोर्बन डायनेस्टी वॉज री एस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस, उसको दोबारा एस्टेब्लिश कर दिया गया। सेकेंड, मेनी स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस। एंड थर्ड, द कंकर्ड टेरिटरीज बाय नेपोलियन वर सनीज्ड फ्रॉम डिफीटेड फ्रांस, यानी कि जो भी जीते हुए इलाके थे वो उनसे छीन लिए गए। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैटरनिक। मैटरनिक वॉज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया. He played an important role in the politics of Europe between 1840 to 1848. His role was also very important in the Treaty of Vienna, and Metternich was the biggest contributor to the re-establishment of conservatism in Europe. इसके अलावा जो कंजर्वेटिज्म दोबारा से आया था यूरोप में, उसमें भी सबसे बड़ा योगदान मैटरनिक का था। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। इसको थोड़ा आसान है, लेकिन समझिए क्या पूछ रहे। वाई डू यू थिंक मैटरनिक डिस्क्राइब जोसेपी मेजनी एज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर किया था उस वक्त मेजनी को समाज का, क्यों? एंड सेकेंड, विच सोशल ऑर्डर इज ही टॉकिंग अबाउट, और कौन से सोशल ऑर्डर की बात हो रही है? मेजनी वॉज अगेंस्ट द मोनार्की एंड सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड मेजनीज आइडियोलॉजी स्केयर्ड द कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स इस बात से डर रहे थे बिकॉज इट वॉज अपोजिट टू दैम। For this reason, Orthodox Metternich considered Mazzini as the greatest enemy of the social system. यहाँ पे बी पार्ट भी दिया गया, which social order is he talking about? He is talking about the conservative system or conservative social order. Now let's move to our fourth and the last question. What kind of changes happened in Europe after the regime of Napoleon? Napoleon के regime के बाद क्या क्या change आते हैं यूरोप में? First, after the Napoleonic era, many changes took place in Europe. First one, conservatism was restored in Europe. इसको restore कर दिया गया. Many new states were formed in Europe. Now France was no longer as powerful country as it used to be. अब फ्रांस काफ़ी कमज़ोर बन गया. So ये changes आए फ्रांस में. So that's all in this worksheet. उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी, आपको कंटेंट क्वेश्चन सब क्लियर हो रहे होंगे। आप एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।